स्वागत है आपका गायत्री कॉलेज सांचौर के इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के सब्जेक्ट बॉटनी का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना। इससे पहले इसी टॉपिक के संदर्भ में हमने पढ़ा था फ्लावर की स्ट्रक्चर, जिसमें फ्लावर के लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन की सहायता से किसी फ्लावर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भागों का अध्ययन किया था, उसका कार्य जाना था। आज हम इसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे फ्लावर ए मॉडिफाइड शूट, पुष्प एक रूपांतरित प्रहुतंत्र है। ये शाखाओं पर पर्ण के कक्ष अथवा पुष्पदंड के शीर्ष पर स्थित होते हैं या शाखा के शीर्ष पर स्थित होते हैं। तो ये एक संरचना केवल जनन काल के दौरान उत्पन्न होने वाली है या पहले से बनी हुई होती है? क्या पुष्प अपने आप में विकसित एक अलग प्रकार की संरचना है अथवा प्रहुतंत्र के किसी भाग का रूपांतरण है? तो हम इसी को आज डिस्कस करेंगे कि पुष्प प्रहुतंत्र का रूपांतरित भाग है, तो आखिर क्यों, किन लक्षणों के आधार पर इस संरचना को रूपांतरित प्रहुतंत्र माना गया है। जैसा कि हमने पुष्प की संरचना में डिस्कस किया था कि पुष्प में मुख्य रूप से दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं या पुष्पीय भागों को दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक होता है सहायक अंग और दूसरा होता है आवश्यक अंग। सहायक अंग के अंतर्गत बाह्य दल और दलपुंज रखे जाते हैं, जबकि आवश्यक में पुंमुंग या पुंकेसर और जायांग सम्मिलित है। सहायक अंग प्रारंभिक अवस्था में या पुष्प की कलिका अवस्था में पुष्पीय संरचना को सुरक्षा प्रदान करना तथा जब पुष्प पूर्ण रूप से खिल जाता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, उस स्थिति में परागण हेतु या पॉलिनेशन हेतु कीटों को या परागणकर्ता को अपनी ओर आकर्षित कर परागण की क्रिया को संपन्न करता है। जबकि आवश्यक अंग में नर युग्मक तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। निषेचन के पश्चात फल का निर्माण होता है और बीज का निर्माण होता है। इसलिए इन्हें आवश्यक अंग जनन क्रिया के लिए आवश्यक होने का आवश्यक अंग माना गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पुष्प की सामान्य जानकारी के बाद हम फ्लावर को मॉडिफाइड शूट के रूप में परिभाषित करने हेतु आवश्यक लक्षणों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जिसमें अंतर्गत पुष्प कलिकाओं की समजातता अथवा होमोलॉजी ऑफ फ्लावर बर्ड है। होते क्या ये, किसी भी ब्रांच जो स्तंभ का भाग है वो पर्व और पर्व संधि में विभक्त होता है, नोड और इंटरनोड में। इस नोड रीजन से कलिका विकसित होती है और ये कलिका या तो फ्लावर के रूप में परिवर्तित होती है अथवा पर्ण के रूप में परिवर्तित होती है। यदि वो कलिका अथवा बर्ड लीफ में परिवर्तित होती है तो उसको लीफ बर्ड कहा जाता है, और यदि फ्लावर में कन्वर्ट होती है तो उसको हम फ्लावर बर्ड कहते हैं। इन दोनों ही कलिकाओं की स्थिति पर्व संधि पर होती है। फ्लावर बर्ड हमेशा लीफ के कक्षत भाग से ही
विकसित होती है, इसके अलावा नहीं। यदि फ्लावर बड नहीं बनती है तो बड फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होती है, तो वो लीफ में कन्वर्ट होती है। अर्थात लीफ को निर्मित करने वाली बड ही फ्लावर को निर्मित करती है। तो इसकी पोजीशन ये बताती है कि ये लीफ से रूपांतरित भाग है। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बड। कभी कभी कुछ एक प्लांट जैसे अगेव है या एलियम सटाइवम है, पुष्पीय संरचना विकसित होने के बाद वो कुछ समय के बाद में वापस मासल संरचना में परिवर्तित हो जाती है और ऐसी मासल संरचना को बुलबिल्स कहते हैं, या इसको हिंदी में कहेंगे हम पत्र परकलिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। पुष्पीय संरचना पर्ण समान संरचना में रूपांतरित हो जाती है, जिसको क्या नाम देते हैं, बुलबिल्स। अर्थात बर्ड का लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना ये परिभाषित करता है कि फ्लावर शूट का रूपांतरित भाग है। तो पहली जो कंडीशन थी वो थी पुष्पक कलिकाओं की समझौता, जो कि लगभग किसके समान है, पुष्पकलिका है वो पुरोतंत्र के अथवा लीफ बर्ड के समानता है। दूसरा आता है एक्सिस नेचर ऑफ थैलेमस। थैलेमस की कक्षीय प्रवृत्ति, जिसके अंतर्गत पहला भाग है कि कभी भी थैलेमस या इसका पुष्प वृंत, पेडिकल कहेंगे वो नोड और इंटरनोड में विभक्त नहीं होता, या हम ये कह सकते हैं वो स्पष्ट रूप से नोड और इंटरनोड में विभक्त नहीं होता। लेकिन कुछ पादपों में पाई जाने वाली संरचनाएं इसको नोड और इंटरनोड में विभक्त करने के लिए काफ़ी होती है, या परिभाषित करने के लिए काफ़ी होती है। जैसे पहला आता है लॉन्गर इंटरनोड, लंबे या दीर्घित पर्व संधि युक्त संरचना, जैसे कैपेरी से या पैसीफ्लोरा नामक प्लांट के अंदर पाई जाने वाली दो प्रकार की संरचना, जिसे हम एंड्रोफोर कहते हैं और गाइनोफोर कहते हैं। सामान्य स्थिति में क्या होता है कि एक पुष्पासन सुदीर्घित होने के कारण इस पे लगे हुए सभी प्रकार के पुष्पांग एक ही स्थान पे लगे हुए दिखाई देते हैं। जैसे जायांग है, पुंकेसर है, बाह्यदल है और दलपुंज है, एक ही स्थान पर होता है। लेकिन कैपेरिस में क्या होता है कि दल और बाह्यदल के मध्य की पर्व की लंबाई अधिक होने के कारण इन दोनों के मध्य स्पष्ट रूप से दिखने वाला पर्वीय या पर्वयुक्त संरचनाएं पाई जाती है। तो यहाँ पे जब वो पर्व और पर्व संधि विभक्त थे उसमें पर्व पाए जाते थे, लेकिन प्रारंभिक कंडीशन में वो कम विकसित थे, इसके कारण पर्व की लंबाई कम थी, जिसके कारण सभी पर्व संधियाँ या नोड एक दूसरे के पास में स्थित थे और इस पर विकसित होने वाले सभी प्रकार की संरचनाएं जैसे दल, बाह्यदल और पुमुंग एक ही स्थान से लगे हुए प्रतीत होते थे। लेकिन इन पादपों में जैसे कैपेरिस में बाह्यदल अथवा सेपल्स और पेटल्स के मध्य का पर्व की लंबाई बढ़ने के कारण ये दूर दूर स्थित होते हैं। दल, बाह्यदल या सेपल और पेटल के मध्य का सुदीर्घित पर्व एंड्रोफोर कहलाता है, जबकि जायांग और पुंकेसर के मध्य का भाग, जायांग और पुंकेसर का मध्य का भाग लंबा पर्वत संरचना है वो गाइनोफोर कहलाता है। कभी कभी दलपुंज और पुंकेसर का मध्य का भाग भी सुदीर्घित प्रकार का होता है, जिसे हम एंथोफोर के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब एंड्रोफोर और गाइनोफोर का पाया जाना ये सिद्ध करता है कि थैलेमस में भी पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती है, क्योंकि स्तंभ में पर्व और पर्व संधि अथवा नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। इसका मतलब फ्लावर स्तंभ का या शूट सिस्टम का मॉडिफाई पार्ट है। एक्सिस नेचर का दूसरा पार्ट आता है वो शूट डेवलपमेंट होता है, विकासीय प्रवृत्ति। इस प्रकार की संरचनाएं पायरस, कम्युनिस या नाशपति और उरूजा के अंतर्गत देखने को मिलती है। तीसरा जो पार्ट है वो एक्सिस नेचर ऑफ थैलेमस को प्रदर्शित करता है, वो इलोंगेटेड थैलेमस है।
इलोंगेटेड विकसित प्रकार का, जैसे फॉर एग्जांपल माइसीलिया, पॉलीथिया लॉन्गिफोलिया और एनोना स्क्वेमोसा। ये इलोंगेटेड थैलेमस ही इन पादपों में फल के निर्माण को प्रेरित करता है और विशेष प्रकार का फल का निर्माण होता है जिसको हम पुंज फल अथवा एग्रीगेट फल के नाम से जानते हैं। एनोना स्क्वेमोसा जिसे हिंदी में पाइनएप्पल कहते हैं, तो पाइनएप्पल के अंदर पाया जाने वाला फल पुंज फल के रूप में जाना जाता है, जिसमें पुष्पदंड सभी पुष्पों का पुष्प वरंत या थैलेमस और पुष्पदंड मास्टर संरचना में परिवर्तित हो जाता है, एक पुंज फल का निर्माण करता है। तो पुंज फल का निर्माण होना भी मॉडिफाइड शूट सिस्टम को परिभाषित करने के लिए काफ़ी होता है। मॉडिफाइड शूट सिस्टम को परिभाषित करने के लिए तीसरा जो करैक्टर है वो लीफ नेचर ऑफ फ्लोरल अपेंडेज, पुष्पीय उपांगों की पर्णिल संरचना, पर्ण के समान प्रकार की संरचना। जैसे दल या बाह्य दल होते हैं वो रंगीन या हरे रंग के होते हैं, कुछ एक पादप ऐसे होते हैं जिसकी संरचनाएं होती है वो पर्ण के समान होती है। तो ये एक करैक्टर ऐसा है जो कि पुष्प को शूट सिस्टम के रूप में परिभाषित कर सकता है, जिसमें से पहला आता है अरेंजमेंट या इसका विन्यास। जिस प्रकार से किसी स्तंभ पर सभी पर्ण एक निश्चित चक्र के अंदर उपस्थित होती है, ठीक उसी प्रकार से सेपल्स और पेटल्स भी उस पुष्पासन पर एक निश्चित क्रम के अंतर्गत विन्यासित होती है, जो एक चक्र में हो सकते हैं अथवा एक से अधिक चक्र में होता है। तो लीफ के अंदर पाए जाने वाला अरेंजमेंट और सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट समान होने के कारण इसको मॉडिफाइड शूट सिस्टम मानते हैं। दूसरा आता है फोलियल नेचर ऑफ सेपल्स, बाह्य दल की पर्णिल प्रवृत्ति। जैसे एक एग्जाम्पल आता है मुसेंडा जो कि फैमिली रूबिएसी से रिलेटेड है। इसमें होता है क्या है कि बाह्य दल में से एक दल, 5 बाह्य दल होते हैं, उसमें से एक दल होता है वो पूर्ण रूप से बड़े आकार का होकर के पर्ण के समान हो जाता है। इसका मतलब बाह्य दल की प्रकृति कैसी है, पर्णिल प्रकार की। ये भी साबित करता है कि पुष्पीय संरचना तो पुष्प प्रोतंत्र का रूपांतरित पार्ट है। इसका अंतिम करैक्टर है वो ट्रांजिशंस ऑफ फ्लोरल अपेंडेज है, पुष्पीय उपांगों का रूपांतरण और उसकी क्रमिक विकासीय प्रवृत्ति। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बाह्य पार्ट होता है वो सेपल्स होता है, सेपल्स के बाद में पेटल्स होता है, पेटल्स के बाद में स्टेमन होते हैं, स्टेमन के बाद में कार्पल होते हैं। लेकिन कभी कभी ये उपांग वापस दूसरी संरचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेपल्स पेटल्स में हो जाता है, पेटल सेपल्स में हो जाता है, या स्टेमन पेटल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक क्रमिक कंडीशन पाई जाती है जिसके कारण वाइल्ड स्पीसीज और उद्यानिक जो उद्यान के अंदर लगी हुई है गार्डनिक स्पीसीज के अंतर्गत पुष्प पाए जाने वाले पादपों की पुष्पीय संरचनाओं में बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे निम्फिया के अंतर्गत सेपल्स रूपांतरित हो जाते हैं पेटल्स में, पेटल्स से स्टेमन बनता है, स्टेमन का क्रमिक विकास हो जाता है, वो कार्पल में हो जाता है एक निश्चित क्रम में। और इसी प्रकार की जब हम हिबिस्कस के फ्लावर को देखते हैं, हिबिस्कस का, तो हिबिस्कस में बहुत सारे पेटल्स पाए जाते हैं, जबकि वो होता कैसा है, पेंटामस प्रकार का पंचतरी पुष्प होता है। इसका मतलब 5 या 5 की गुणी में होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके अंदर पेटल्स की संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हिबिस्कस के अंदर पुंकेसर होते हैं वो असंख्य होते हैं। सबसे बाह्य चक्र के पुंकेसर होते हैं वो रूपांतरित हो जाते हैं पेटल्स में। तो रिवर्स प्रोसेस हुई कि नहीं हुई? स्टेमन बनना था, स्टेमन से वापस क्या बन गया, पेटल्स बनना, पेटल लिप के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार की रूजा इंडिका या रूजा स्पीसीज जो गुलाब की स्पीसीज है में सामान्य तौर पर यदि वाइल्ड स्पीसीज है तो उसमें केवल 5 ही पेटल्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाएंगे? 5। लेकिन पुंकेसरों की संख्या होती है वो असंख्य होती है। लेकिन उद्यानिक किस्म में पाए जाने वाले फ्लावर में सबसे बाह्य चक्र के स्टेमन या पुंकेसर भी दल में रूपांतरित हो जाते हैं। उसमें दल की संख्या या पेटल्स की संख्या असंख्य हो जाती है या 5 से अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से इन करैक्टर्स के आधार पर
हम मान सकते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित संरचना के रूप में परिवर्तित होता है। हालांकि इसके कुछ भाग कुछ वैज्ञानिक ऐसे मानते हैं कि दल और बाह्यदल लीफ के रूपांतरण भाग होते हैं, जबकि कार्पल्स और स्टेमन विशिष्ट संरचना के रूप में विकसित होते हैं और ये चारों संरचना मिल करके ही पुष्पीय संरचना का निर्माण करता है। तो आज के इस टॉपिक में पढ़ा हमने कि पुष्प रूपांतरित संरचना है या रूपांतरित परोतंत्र होता है के बारे में। इससे संबंधित एक छोटा सा प्रश्न आता है जो जिसका आंसर लगभग 1 से लेकर के 2 पेज तक होता है। तो आपको एक कमेंट इस रूप में पॉइंट बना करके उसको लिखना होता है। नेक्स्ट वीडियोज में हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को स्टार्ट कर दिया है, तो हम फ्लावर की संपूर्ण स्ट्रक्चर को पढ़ते हुए एम्ब्रियोलॉजी की ओर बढ़ेंगे।